नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं पिछले 30 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उन सभी की पूरी डिटेल्ड वीडियो। अगर आप यूपीएससी को छोड़ करके भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एमपी, बिहार, राजस्थान, तो बस एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पूरी प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की देख करके जाइएगा। आपको 90% प्रश्नों के जवाब यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां मैंने पिछली बार छोड़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से 1929 के। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग, यहाँ है शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 698 से मैं सिर्फ 100 प्रश्न ही कवर करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं। वायसराय पर बम से हमला करने में निम्न में से निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्तित किया? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में, अब देखिए प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी ये इसका एक्सप्लेनेशन है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और मोतीलाल नेहरू ने ही वायसराय पर बम हमले के संबंध में निंदा प्रस्ताव को पारित किया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई, वो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929। याद रखिएगा। नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी है। ये क्या हुआ? नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त मान लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया। स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता अर्थ होगा, ऐसा माना गया। भविष्य में होने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाना था। कौन से भारतीय राष्ट्रीय इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? अब सबसे ज़रूरी ये बात यही है कि लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, भारत के लिए अधिराज्य की मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस का कब मनाया गया? तो याद रखिए 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य निर्धारित किया। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और यह तय किया गया कि 2 जनवरी 1930 को आगामी बैठक में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य का दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो खुद जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संकल्प में क्या शामिल नहीं था? अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल नहीं था। याद रखिए, ये 31 दिसंबर 1929 की बातचीत हो रही है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, रावी नदी की तट पर फहराया। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ध्वज को फहराया, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया गया। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन और दांडी मार्च। निम्न महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत डिग्री प्राप्त हुए गवर्नर पर गोली चला दी? तो सबसे ज़रूरी प्रश्न, अब तक आपने किसी आदमी का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एक बीना दास थी। सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी महिलाएं क्रांतिकारियों को शरण देने, संदेश पहुंचाने और हथियारों की रक्षा करने का काम करती थी। प्रीतिलता वादेदार ने पहाड़ तली चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और गोली मारी गई। कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया। शांति घोष ने सुनिधि चौधरी के साथ जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और 19 फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चला दी। अगला देख लीजिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पारित किया? तो 1930 में पारित किया। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। बहुत ज़रूरी है, ये डेट याद रखिएगा। यूपीपीसीएस अधिकतर डेट्स पूछता है, एमपीपीसीएस अधिकतर डेट्स पूछता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग डेट नहीं पूछता।
तो दांडी मार्च है 12 मार्च 2000, दांडी यात्रा है या दांडी मार्च है मार्च 12 1930 का। गांधी इवरिन समझौता 5 मार्च 1931 में। सांप्रदायिक घोषणा पत्र जो था, घोषणा था वो 16 अगस्त 1932 का, और पूना पैक्ट था 24 सितंबर 1932 का। निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों को संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो सबसे ज्यादा गुजरात की संख्या थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों, जिनमें गुजराती सत्याग्रहियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। इस दौरान सरोजनी नायडू भी गांधी जी के साथ मौजूद थी। अब आप विश्वास करिए 6 प्रश्न इसी से आए हैं और कम से कम यूपी पीसीएस ने 10 बार पूछ रखे हैं। जैसे कितने लोग थे? 78 सहयोगी थे। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की। कितने किलोमीटर थे? 240 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ के लोग थे? तो सबसे ज्यादा सत्याग्रही गुजरात के थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा पर किस आदर्श वाक्य के साथ स्टार्ट किया? तो वो था अंत तक लड़ो। सबसे जरूरी याद रखिए, गांधी जी ने क्या कहा, किस अपने आदर्श वाक्य की यात्रा की थी? अंत तक लड़ो। ये सबसे जरूरी था, याद रखिए। 12 मार्च को गांधी जी ने इतना शुरू के साथ 78 उन्होंने अपनी यात्रा एकदम हाथ के आह्वान करते हैं कि हम अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ो। ये चीज़ आपको याद नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। ये किसने कहा? दांडी मार्च के दरम्यान में महात्मा गांधी ने कहा। ठीक, गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? याद रखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया। अब अगला, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 क्यों जाना जाता है? दांडी मार्च के लिए। ठीक, 12 मार्च से शुरू किया था और 6 अप्रैल को 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 240 किलोमीटर का पूरा रास्ता कवर किया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन किसका नेतृत्व कौन संभाला? तो वो थे अब्बास तैयब जी। सबसे जरूरी, गांधी जी का स्थान किसने ले लिया? अब्बास तैयब जी। गांधी जी नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया। 5 मई 1930 को गांधी जी को यरोदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी शोलापुर में हुई थी। ये प्रश्न भी आ चुका है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी की दांडी यात्रा के बीच में असत्य है? 15 मार्च को नहीं हुआ था दांडी यात्रा का, 12 मार्च को शुरुआत हुई थी दांडी मार्च की यात्रा की। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था? गांधी जी की दांडी यात्रा में कहा गया था। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कोर्ताओं के साथ धावा के समय थे कहाँ पे? तो यरवदा जेल में। मैंने आपको बताया गांधी जी को यरवदा जेल में शोलापुर से गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया था। ठीक, सरोजनी नायडू धरसना आंदोलनकारियों का नेतृत्व करता थी। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन था? तो वेब मिलर, याद रखिएगा। सबसे जरूरी, साबरमती आश्रम में ठहरने वाला दांडी मार्च के दरमियान में कौन विदेशी था? तो वेब मिलर था। अगला देख लीजिए, वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंध है? तो वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जो कि 1930 में हुआ था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु वानर सेना और बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का, बच्चों की वानर सेना और बालिकाओं की मंजरी सेना। आचार्य विनोबा भावे आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार कहाँ पे हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान में, याद रखिएगा। अगला, किसने पेशावर में 1930 अप्रैल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल 1930 की घटना है। सत्याग्रह के समय पेशावर में बड़ी संख्या में लोग जमा थे। चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने साथियों के साथ निश्चय किया कि वह निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली नहीं चलाएंगे। ये चीज़ भी बहुत अलग बात है। सबसे देखिए, और लोगों को हम सब ध्यान देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम नहीं ध्यान देते। जो इन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। जैसे मैंने आपको अभी पीछे कौन दास के बारे में बताया, उन्होंने कितना बड़ा काम किया, गोली चला दी एक महिला होने के नाते। ठीक, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती, याद रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन था। ठीक है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? तो गांधी इवरिन समझौते के कारण। सबसे जरूरी प्रश्न है, उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन गांधी जी इवरिन समझौते से किया गया। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज के पहले गांधी जी और इवरिन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी जी उसको गांधी इवरिन समझौता कहते थे। इसमें गांधी जी कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का अनुरोध किया।
कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, सब समझौता हुआ। इसी दरमियान में ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो वो किसको बचा सकते थे, सरदार भगत को बचा सकते थे। चूंकि भगत सिंह उस समय इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि कभी कभी ऐसा लगता है जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी जी को घबराहट होने लगी थी। ठीक, आपको शायद ये पढ़ेंगे तो सभी पता चलेगा, ये आपका अपना वो डिसीजन है। गांधी इवरिन समझौता, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन। किसने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो याद रखिए महात्मा गांधी जी ने। दूसरे गोलमेज में गांधी जी गए थे। ठीक, एक ऐसे भी थे भीमराव अम्बेडकर साहब जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। ठीक, किस भारतीय नेता ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो मैंने बताया मौलाना मोहम्मद अली साहब। पहले गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में कुल 89 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इसका जॉर्ज पंचन ने उद्घाटन किया और मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। याद रखिए कौन कौन गया? अम्बेडकर साहब, तेज बहादुर सप्रू साहब, मोहम्मद शफी जिन्ना और मोहम्मद अली साहब शामिल थे। कांग्रेस ने इसमें अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने कब लिया? दूसरे गोलमेज अधिवेशन में। ठीक, जरा यहाँ देख लीजिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो के.टी. पॉल साहब ने किया था। ठीक, के.टी. पॉल याद रखिएगा। गांधी इवरिन समझौता किस वर्ष तय हुआ? 1931 में, याद रखिएगा। इवरिन ने सविनय अवज्ञा के आंदोलन, पहले गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के चक्कर में। उसके बाद 25 जनवरी 1921 को रिहा कर दिया गया ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। और कांग्रेस दूसरी सम्मेलन में हिस्सा ले तेज बहादुर सुप्रियो और जयकर के प्रयत्न से गांधी इवरिन के बीच में 17 फरवरी को दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ जिसको गांधी इवरिन समझौता कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने निम्न शर्तों को माना, जैसे बंदियों की रिहाई मानी, समुद्र तट नमक बनाने का अधिकार, नौकरी छोड़ने वालों को वापस दे दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं शामिल थी, सरदार भगत सिंह की फांसी का वापसी। अगर गांधी जी चाहे होते तो ज़रूर हो गया होता। निम्न व्यक्तियों में से किसने इवरिन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा? तो ये सरोजनी नायडू जी ने कहा। निम्न में से किसने गांधी इवरिन समझौते में महात्मा गांधी को सांत्वना पुरस्कार कहा गया? तो ये कैंपेबल जॉनसन ने कहा कि गांधी जी के लिए सांत्वना पुरस्कार था। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है? निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? तो ये मैंने बताया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने प्रतिभाग किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला है। ठीक, महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग गए तो वो कहाँ रुके थे? ये भी बहुत बार आएगा, किंग्स हॉल में रुके हुए थे। ठीक, बर्मिंघम पैलेस में 1931 में जॉर्ज पंचम और महात्मा गांधी जी के बीच में मुलाकात हुई, जिसमें क्या सही नहीं है? 15 नवंबर 1931 में सम्राट से मुलाकात की, गलत। 19 नवंबर 1931 को गांधी जी ने जॉर्ज पंचम से मुलाकात की। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ठीक, गांधी जी 29 अगस्त 1931 को जहाज से लंदन गए थे और दिसंबर 1931 को भारत वापस लौट गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग नहीं लिया था? इसको जानने से बढ़िया ज़रूरी है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे राजपुताना नामक जहाज से, SS राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे, कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरोजनी नायडू भी इनके साथ गई, एनी बेसेंट भी इनके साथ गई थी, ये भी बहुत ज़रूरी है। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे अपने अम्बेडकर साहब। ठीक, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा बताया? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में ही कहा। अब जरा ये देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 की है। गांधी इवरिन समझौता 1931 का है और पूना पैक्ट 1932 का है। अब आ जाता है सांप्रदायिक कम्युनल एंड पुणे पैक्ट यानी पूना पैक्ट के बारे में। ठीक, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया। सांप्रदायिक अधिचार्ट किसने घोषित किया गया? तो मैकडोनाल्ड ने घोषित किया गया। ये लाइन आप बढ़िया से पढ़िएगा। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की असली रूप तब सामने आया जब मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया। इसके तहत क्या हुआ? कानूनी रूप से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। देखिए,
हिंदू एक होता है हिंदुओं को अलग करना। पहले तो हिंदू और मुस्लिमों को अलग किया अंग्रेजों ने, बिल्कुल सकुशल अलग हुए, बिल्कुल लड़ भिड़ के अलग हुए। उसके बाद हिंदुओं में भी आपस में बांटो और राज करो की राजनीति की गई। जैसे हिंदुओं में जाति रूप से दलितों को अलग कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप अपने आप को खुद से माने बैठेंगे, देखिए खुद से कभी भी खुद को कोई मान ले कि हम कम हैं तो कमज़ोर है, खुद से कोई ना माने तो कमज़ोर नहीं है। ठीक, आपकी जानकारी के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जैसे को एक बार भारत का राष्ट्र का सम्राट बनाया गया था। तो ये चीज़ें गलत है बोलना अपने आप में कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी ज़्यादा थी। इन लोगों ने बनाया, अंग्रेजों ने उस चीज़ को इतना प्रिवेलेंट कर दिया। इसके तहत क्या हुआ, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट आरक्षित कर दी गई। मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से ही माने जा रहे थे, अब दलितों को भी। अब गांधी जी उस समय यरोदा जेल में थे, उन्हें समझ में आ गया गांधी जी को कि भैया ऐसा करने से तो और एक हिंदू में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयास से गांधी जी और अम्बेडकर जी में समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, ये भी इस पे बहुत ज़रूरी बात है, याद रखिए गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया। इस पर हिंदुओं की ओर से मदन मालवीय साहब ने हस्ताक्षर किया और उस तरफ से अम्बेडकर साहब ने। ठीक, 151, याद रखिए दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या दलितों के लिए 18% बढ़ा दी गई। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव हेतु आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की, तो बौद्धों को नहीं करी। ठीक है, किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो मुंजे साहब ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला जी थे। किसने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ये कहा था अम्बेडकर साहब ने। अगला, उसके बाद ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट है जिसमें भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संबंध में प्रयोग लाया गया? तो याद रखिए गांधी जी के आमरण अनशन। हुआ क्या, अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी आमरण अनशन करके मर जाएं। गांधी जी को पता चल गया कि यही साले मुझे यही मारना चाहते हैं। गांधी जी ने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया। तो ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो ने पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु की सूचना देने हेतु किया हुआ था। ठीक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में पटना में अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ। ठीक, अगला, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। अगला, किसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडलों का गठन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई मॉडर्न हिस्ट्री का है तो वो ये भी एक माना जाता है। ठीक, 1937 में चुनाव हुए। चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो 6 प्रांतों में। सबसे जरूरी प्रश्न। ठीक, 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला और एक, याद रखिए कौन से 5 प्रांत? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। बंबई में पूर्ण बहुमत के करीब करीब पहुंचने से रह गई। इस प्रकार प्रारंभ में 6 प्रांतों में कांग्रेस की बहुमत हुई, लेकिन बाद में पश्चिमोत्तर और असम में भी कांग्रेस की स्थापना हुई। उसने 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया। कुल 28 महीने तक ये सरकार चली थी। ठीक, 1937 के बाद यूपी में मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो किदवई साहब को, रफ़ी अहमद किदवई साहब को। ठीक है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल समाप्त हो गया। 28 महीने चली, मैंने आपको बताया ना। तो मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके। देखिए, मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं सही कर, तो सही है, लेकिन अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध भागीदारी की इच्छा जाने बिना भारत को क्या किया? भाई देखिए, हुआ क्या, अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से पूछा ही नहीं, डायरेक्ट उनको युद्ध में घसीट दिया। तो इस वजह से कई सारे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला देख लीजिए, प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न से किस अधिनियम के तहत मिली? तो वो 1935 के अधिनियम के तहत मिली। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो थे CR दास, चित्तरंजन दास। याद रखिए, चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास साहब को सुभाष चंद्र अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का। याद रखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीता रवैया के बीच मतदान हुआ। ध्यान से सुन लीजिए,
कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस सीतारमैया को हराए और हरिपुरा के बाद दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष पर आसीन हो गए। अब गांधी जी को तो बुरा लग गया होगा ना। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। बहुत ही जबरदस्त आदमी थे सुभाष चंद्र बोस। जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया। तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस कुल 2 जगह के वो थे, एक तो त्रिपुरा और दूसरा हरिपुरा, त्रिपुरी और हरिपुरा। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय अनुमोद उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो शरद चंद्र बोस जी ने। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की गई थी। ठीक है, 3 मई 1939 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और संघर्ष की पूरी हो तत्पर रहना था। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी के हृदय से कर सकता है। यह कथन 1921 में किसने कहा था? यह प्रशासनिक सेवा में इस्तीफा देते समय सुभाष चंद्र बोस साहब ने 1921 में कहा था। किस अधिवेशन में देसी रियासतों में संघर्ष, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो नागपुर अधिवेशन में 1920 के। ठीक, अब देख लीजिए कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में रियासतों ने उत्तरदायी सरकार की मांग का भारी बहुमत से प्रस्ताव क्या किया? पास हुआ। किस भारत के देसी राज्यों के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है? तो जॉन शोर हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है। अगला, निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद। जो जैसा है वैसा ही रहे। ठीक, अब यहाँ तक करते हैं 38 नंबर पॉइंट, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।